Hello everyone, welcome to our science class. Today we are going to discuss about the topic flame. So children, flame मतलब क्या है? जो कंबस्टन होने के बाद, कंबस्टन मतलब कोई भी चीज़ों को हम जलते हैं ना, इसको हम कहते हैं कंबस्टन. सो कंबस्टन रिएक्शन के बाद हीट और लाइट एनर्जी निकलते हैं. सो ये लाइट एनर्जी टू टाइप्स का है. Some substance में light energy will be shown as flame. Some substance में light energy is released as glow. Okay? देखो बच्चों, ये पिक्चर में चारकोल और बर्नर का पिक्चर है. गैस का बर्नर है ना, इसका पिक्चर है सेकंड वन. फर्स्ट वन चारकोल का है. चारकोल में लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. और सेकंड केस में लाइट एनर्जी निकलते हैं बट इट इज़ शॉन एज फ्लेम. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लाइट एनर्जी. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लेम. हम फ्लेम के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और फ्लेम के स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद. ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? अभी हमने देखा है जो एलपीजी फ्लेम, जो बर्नर का कलर क्या है. यस, इट इज़ शॉन एज ब्लू. व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम का कलर क्या है बच्चों? यस, इट इज़ शॉन एज येलो इन फिगर 6.8. सो ये फ्लेम को क्यों वैसे अलग अलग कलर से? क्योंकि ये एफिशिएंसी में डिपेंड करते हैं. प्रॉपर अमाउंट में एक रिएक्शन करने के लिए जो फ्यूल की जो कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो अच्छे एफिशिएंटली लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं. सो हियर बर्नर के फ्लेम में ऑक्सीजन का अमाउंट प्रॉपर है, सफिशिएंट है. सो इट विल रिलीज आउट द फ्लेम एफिशिएंटली. सो इसके कलर, जो एफिशिएंट फ्लेम का कलर ब्लू है. बाकी येलो कलर क्यों है कि इसमें प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन के कमी होते हैं, इसीलिए इसके कलर ब्लू नहीं होते हैं, अलग कलर से. ओके, recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7. If you do not have experience of burning the remaining items in 6.2, you can do that now. Standard 7 में burning of magnesium ribbon का एक्सपेरिमेंट हम किया था. सो इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद इसमें से फ्लेम निकलते हैं. कौन से कलर का है? वाइट कलर का फ्लेम निकलते हैं. नेक्स्ट टेबल 6.2 देखिए बच्चों. टेबल 6.2 में 5 मटेरियल्स का नाम लिखा है. सो इसमें से कौन सी चीज़ में फ्लेम निकलते हैं, कौन सी चीज़ का फ्लेम नहीं निकलते हैं. यू हैव टू फिल दिस टेबल नाउ चिल्ड्रन विथ मी. फर्स्ट वन कैंडल है. कैंडल फॉर्म्स फ्लेम या डज नॉट फॉर्म फ्लेम? फॉर्म्स फ्लेम. Next, magnesium. Yes, it also forms flame. Third one, camphor. Camphor मतलब कपूर. Yes, it forms flame. Next one, kerosene stove. Yes, it also forms flame. Last one, charcoal, does not form flame. Clear? Next, 6.9. Here you can see the flames of kerosene lamp, candle and Bunsen burner. Flames of kerosene lamp and candle we can see in our home. But Bunsen burner क्या है? वो एक्चुअली केमिकल लैब्स में यूज़ करते हैं. इसमें सप्लाई क्या करते हैं? एलपीजी गैस का सप्लाई करते हैं. इसीलिए जो फ्लेम के कलर ब्लू में दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें वो इसकी एफिशिएंसी हाई है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम. जो स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्टिविटी दिया है. एक्टिविटी 6.6. आपके टेक्स्ट बुक में शायद वो 6.5 है एक्टिविटी का नाम. ओके, सो इसके पहले मुझे आपको स्ट्रक्चर है ना, मैंने बोला
एक फ्लेम को स्ट्रक्चर होते हैं. सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू टेक पेज नंबर 72. इसमें जो कैंडल के स्ट्रक्चर दिया है, फर्स्ट देखो. हियर ये आउटर जो मिड इनर मोस्ट सोन देखिए बच्चों, इधर से इसको हम कहते हैं इनर मोस्ट सोन. जो इनर मोस्ट सोन मतलब एकदम इनसाइड है, जो इनर मोस्ट सोन को हम डार्क सोन भी कहते हैं, डार्क सोन. ओके, नेक्स्ट मिडिल सोन. नेक्स्ट वन इज मिडिल सोन. मिडिल सोन को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है मिडिल सोन का? दूसरा नाम है लूमिनस जोन. दूसरा नाम है लूमिनस जोन. नेक्स्ट जोन का जेड है. नेक्स्ट थर्ड वन आउटर मोस्ट जोन, इसको हम कहते हैं नॉन लूमिनस जोन. नॉन लूमिनस जोन. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम. फर्स्ट इनर मोस्ट जोन है, उधर जो अनबर्न वैक्स वेपर होते हैं. नेक्स्ट सो इसके कलर ब्लैक कलर का होते हैं. नेक्स्ट मिडिल जोन. मिडिल जोन में पार्शियल कंबस्टन होते हैं, आधा कंबस्टन होते हैं, इसीलिए इसका कलर येलो होते हैं. नेक्स्ट आउटर जोन. आउटर जोन में कंप्लीट कंबस्टन है, इसीलिए इसके कलर ब्लू में होते हैं. Okay children, so this is the structure of a flame. So next लेफ्ट साइड में देखिए बच्चों, आउटर जोन में या नॉन लूमिनस जोन का पार्ट एकदम हॉटेस्ट है. नेक्स्ट मिडिल जोन या लूमिनस जोन है ना, जो मॉडरेटली हॉट है कंपेयर टू द आउटर जोन, इतना हॉट नहीं है. नेक्स्ट लास्ट वन डार्क जोन या इनर मोस्ट जोन, इसमें लीस्ट हॉट होते हैं. Clear all of you? This is the structure of a flame. Next we are going to the activity again. Light. I am going to read the activity 6.5 children. So you have to look at your textbook. There is some difference in the sentences. I am reading from your textbook itself. Light a candle. Hold a 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongues and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. फिगर 6.10 देखिए बच्चों, ऐसे सेटअप आप करना है. क्या करना है, एक कैंडल जलाना है, इसके बाद 4 या 5 सेंटीमीटर लॉन्ग की थिन ग्लास ट्यूब आप एक टंग के मदद से पकड़ना है और एक एंड जो डार्क जोन में शो करना है. नॉन फ्लिकरिंग कैंडल का मतलब वो ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्टेडी कैंडल फ्लेम में इसकी डार्क जोन पर आप इंट्रोड्यूस करना है, शो करना है. डार्क जोन कहाँ है, जो मिडिल पोर्शन को एकदम इनर पोर्शन, मिडिल पोर्शन नहीं बच्चों, एकदम इनर पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं डार्क जोन. तो ये डार्क जोन में इंट्रोड्यूस करना है. ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. इसकी अदर एंड देखिए बच्चों, हियर एक मैचस्टिक जला के उधर शो किया है. डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल. थोड़ी देर के बाद जो ग्लास ट्यूब की अदर एंड है ना, उधर भी फ्लेम आएंगी. अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं देख सकते हैं आपको, लेकिन वो फ्लेम थोड़ी देर के बाद इसकी दूसरे एंड में भी फ्लेम आते हैं, लाइक दिस. देखो इस ये एंड में भी फ्लेम्स आते हैं. ओके, डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल. यस, इफ सो व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस ए फ्लेम. सो ये फ्लेम कैसे प्रोड्यूस हो गया है, व्हाट इज दैट प्रोड्यूसेस ए फ्लेम. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली. विक मतलब WIC के विक का मतलब जो बाती है ना, उसको हम कहते हैं विक.
जो वैक्स है ना, मोल्टन वैक्स मतलब जो कैंडल की वैक्स, इसको हम मोल्टन वैक्स कहते हैं। सो ये वैक्स, ये बाती के नियर हुआ वो वैक्स है ना, वो जल्दी पिघलते हैं। ये तो हम सबको पता है। सो हियर क्या हुआ कि ये एक्टिविटी में हम ये मोल्टन वैक्स को When we light a molten wax, जो हमने ये वैक्स को, ये कैंडल को जलाया, तब तक ये वैक्स ये विक की मदद से, ये विक में हमने जलाया तो ये विक की मदद से ये मोल्टन वैक्स पिघलने लगेगी। वो पिघल जाते हैं। और ये पिघलने के टाइम पे इट टर्न्स इनटू वेपर, इसमें से वेपर निकलते हैं, ये बाष्प निकलते हैं। ये वेपर एक ग्लास ट्यूब के अंदर पास करते हैं और दूसरे एंड तक आते हैं। सो हम दूसरे एंड में क्या करते हैं, हम एक मैच स्टिक यूज़ करके जलाते हैं। सो इट विल गिव्स आउट अ फ्लेम, दैट इज़ वाई द फ्लेम कम्स। क्योंकि जो वेपर पास करते हैं, जो वेपर के वजह से वो फ्लेम हमको देख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमको क्या समझ में आया कि जो कोई भी सब्सटेंस में ये वेपराइजेशन फ्लेम होने की एक कारण है। सम सब्सटेंस में जो बर्निंग के वजह से, बर्निंग के बाद वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वेपराइज इसमें से प्रोड्यूस करते हैं वेपर्स। सो ये वेपर के वजह से फ्लेम हमको विजिबल होते हैं। सम सब्सटेंसेस में लाइक कैंडल, केरोसिन, इसमें से वेपर निकलते हैं, जो वेपर के वजह से हमको फ्लेम देख सकते हैं। लेकिन चारकोल में ऐसे वेपराइजेशन प्रोसेस नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें से फ्लेम नहीं निकलते, इसमें से जस्ट ग्लो हमको देख सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसके नीचे जो सेंटेंस है ना, वो आप अंडरलाइन करना है। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। कोई भी सब्सटेंस जलने के टाइम पे वेपराइज हो जाते हैं, वो फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। सो केरोसिन ऑयल, जो मोल्टन वैक्स, जो हमारी कैंडल्स है ना, ये सब विक थ्रू वेपराइज हो जाते हैं। हम केरोसिन लैम्प यूज़ करते हैं, इसमें जो विक है ना बाती से, वो जल्दी वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोल्टन वैक्स में भी जो विक के मदद से वो बाती में हम जलाते हैं ना, तो वो जल्दी ये सब्सटेंस को वेपराइज करते हैं, जो मोल्टन वैक्स को पिघलते हैं। इसके वजह से वो वेपराइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वेपराइज में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या निकलते हैं, फ्लेम निकलते हैं इसमें से। ओके, charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. Clear? Next, in activity 6.5, could the vapors of coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? Yes, it is due to the vapor. Next activity है next figure 6.11. हियर सम मिस्टेक्स है, फिगर के नेम में भी सम मिस्टेक्स है बच्चों, आप आपके टेक्स्ट बुक में देखना है। ओके, फिगर 6.11, व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट और स्लाइड इनटू द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे ग्लास प्लेट लेने हैं और ये कौन से एरिया में इंट्रोड्यूस करना है, लुमिनस जोन पे, मतलब जो मिडिल एरिया में हम इंट्रोड्यूस करना है। Hold it there with a pair of tongues for about 30 seconds. 30 सेकेंड तक हम ऐसे रखना है। Then remove it. What do you observe? इसके बाद रिमूव करना है। हमको क्या देख सकते हैं, ए ब्लैक, आपको देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, a blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates that deposition of unburned carbon particles
प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। सो हमको एक ब्लैकिश कलर देख सकते हैं। एक्चुअली वो ब्लैकिश कलर क्या है, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है, जो मिडिल जोन में जो कंबस्टन पूरा नहीं होते हैं। सो इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस अनबर्न्ड होते हैं, जो बर्निंग का बाकी होते हैं, जलना बाकी है। जो कार्बन पार्टिकल्स है वो जलने को बाकी है। वो सब्सटेंस जो ग्लास ट्यूब में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। कौन सी एरिया में? लुमिनस जोन में। सो लुमिनस जोन में कंबस्टन इनकम्प्लीट है, और इनर जोन में भी इनकम्प्लीट है। दोनों केसेस में, इनर जोन में और लुमिनस जोन में, मतलब मिडिल जोन में, दोनों जोन में अनबर्न्ड है। सो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए जो कंबस्टन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमको क्या करना है, लॉन्ग कॉपर वायर लेने हैं जो लुमिनस नॉन लुमिनस जोन पर, मतलब जो आउटर एरिया में, एकदम जो आउटर जोन है ना, इसमें शो करना है फॉर 30 seconds. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. So हमको क्या देख सकते हैं, हमारे कॉपर के वायर 30 seconds हमने नॉन लुमिनस जोन में शो किया है। थोड़ी देर हम रिलीज करने के बाद हमको जो आउटर मोस्ट फ्लेम गेट्स रेड हॉट। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has? So हमको जो कॉपर वायर की एंड है ना, जो हमने वो फ्लेम पे शो किया है ना, वो प्लेस एकदम रेड हॉट में हमको देख सकते हैं। Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has the highest temperature? Yes. वो एरिया में हाईएस्ट टेम्परेचर होते हैं। जो नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? गोल्डस्मिथ ब्लो। नेक्स्ट पेज आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 में है। हियर आई एम रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 71. Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use outermost zone of the flame? आपने गोल्डस्मिथ को देखा, जो गोल्डस्मिथ है ना, मेटल और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए ये फ्लेम की आउटर मोस्ट जोन में ब्लो करते हैं। आपको देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट जोन पर जो ब्लो करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन में एकदम हॉटेस्ट पार्ट आउटर मोस्ट जोन है। सो ये सिल्वर और गोल्ड को पिघलने के लिए जो हम ज़्यादा हीट देना चाहिए। सो ज़्यादा हीट आउटर मोस्ट जोन पे है। सो दैट इज़ वाई he is blowing the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ ए फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या है? हम सबको पता है बच्चों, जो कंबस्टन प्रोसेस फुलफिल करने के लिए 3 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन फ्यूल, नेक्स्ट वन ऑक्सीजन के प्रेजेंस, थर्ड वन हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर। सो ये फ्यूल क्या है, जो हम कंबस्टन के लिए कुछ चीज़ों को हम जलते हैं। सो ये दैट सब्सटेंस को जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ चीज़ों को जलते हैं, वो जलने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्यूल। Recall the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. So these substances are called fuels. Wood, charcoal, petrol, kerosene, ये सब को हम कहते हैं fuels, क्योंकि ये substances हम यूज़ करते हैं in order to produce heat, है ना। जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जो कंबस्टन प्रोसेस करने के लिए हम ये सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। सो
these substances को हम कहते हैं फ्यूल्स। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। जो गुड फ्यूल, कौन से अच्छा फ्यूल है, वो अच्छे फ्यूल के कुछ क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट अ गुड फ्यूल इज़ वन विच रेडिली अवेलेबल। वो आसानी से हमको मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए रेडिली। नेक्स्ट इट इज़ चीप, वो सस्ते में हमको यूज़ कर सकते हैं। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। जो ईजिली बर्न करना है जो एयर में, लेकिन ज़्यादा हाईली ऐसा नहीं करना है, स्लोली मॉडरेट रेट में, हाई एक्सप्लोशंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें से हीट अच्छे से लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, इसीलिए हमको वो अच्छे से, नहीं तो वो एफिशिएंट नहीं है ना। एक कम क्वांटिटी में हमको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो वो कौन से टाइप का फ्यूल ऐसा प्रोड्यूस करते हैं, वो अच्छा फ्यूल है। इट डज नॉट लीव एनी बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। सो कंबस्टन के बाद कुछ डस्ट पार्टिकल्स, जो कुछ अनबर्न पार्टिकल्स, जो कार्बन के पार्टिकल्स, वो भी निकलते हैं बाहर। सो इसमें से अच्छा फ्यूल में हम इतना जो अनडिजायरेबल पार्टिकल्स, मतलब जो हमको चाहते नहीं, ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं अनडिजायरेबल पार्टिकल्स। सो ये अनडिजायरेबल पार्टिकल्स जो हार्मफुल है, वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो कौन से फ्यूल के जलने के बाद ऐसे अनडिजायरेबल पार्टिकल्स कम होते हैं, तो ऐसे टाइप का फ्यूल अच्छा ही होते हैं। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए आइडियल फ्यूल, एज एन आइडियल फ्यूल। सो ये सारी कंडीशंस कोई भी फ्यूल सेटिस्फाई नहीं करेंगी। We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. तो हम ज़्यादा क्वालिटीज़ कौन सी फ्यूल सेटिस्फाई करते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स। हर एक फ्यूल्स की कॉस्ट अलग ही होते हैं। सम चीपर में, सब सस्ते में मिलते हैं, और दूसरा कॉस्टली होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू। ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स एज इन टेबल 6.3। 6.3 देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है। जो फ्यूल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और गैशियस फॉर्म में होते हैं। सो फर्स्ट वन, सॉलिड फ्यूल्स क्या क्या है बच्चों? सॉलिड टाइप का फ्यूल्स, कोल एक एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट सॉलिड फ्यूल वुड। नेक्स्ट काउ डंक, आपको लिख सकते हैं, यू कैन राइट देयर वुड एंड काउ डंक। नेक्स्ट लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वो सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट गैशियस फ्यूल का एग्जाम्पल्स नेचुरल गैस, यहाँ लिखा है, बायोगैस, एलपीजी, वो भी आपको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल एफिशिएंसी। Suppose you are asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. तो आपको एक बीकर में पानी गर्म करने को बोला है, एक सर्टेन अमाउंट का पानी। कौन सी फ्यूल यूज़ करके करना है? काउ डंग, कोल एंड LPG। ये 3 ऑप्शन है, आप इसमें से कौन सी ऑप्शन चूज़ करेंगी? ऑफ कोर्स यू विल चूज़ LPG, क्योंकि आप सबको पता है जो कैसे गैस स्टव ऑन करना है ना। सो काउ डंग, कोल, ये सब जलाने के टाइम लगता है। सो ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो हम सब LPG प्रेफर करते हैं। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? गिव योर रीज़न। You may take the help of your parents. Do these 3 fuels produce the same amount of heat? The amount, so ये तीनों सब्सटेंस में सेम अमाउंट ये तीनों प्रोड्यूस करते हैं? नहीं प्रोड्यूस करते हैं ना। LPG ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वुड इससे कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, और काउ डंग एकदम कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value. Very important definition children. Calorific value. So हमने एक calorific value, हमने एक standard value दिया है, इसका नाम है calorific value. Calorific value मतलब 1 kg fuel, कोई भी सब्सटेंस की 1 kg को कंप्लीट कंबस्टन के बाद कितना एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं,
जो एनर्जी को एक वैल्यू दिया है और ये वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। 1 kg फ्यूल के कंबस्टन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कितना अमाउंट एनर्जी देते हैं, वो हम एक्सप्रेस किया है इन कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। सो इसका यूनिट क्या है, किलोजूल पर केजी, किलोजूल केजी पर केजे पर केजी, किलोजूल पर केजी। Calorific values of some fuels are given in table 6.7. ये देखो काउडंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 6000 8000 के बीच में, वुड 17,000 22,000 के बीच में, कॉल 25,000 33,000 के बीच में, पेट्रोल केरोसिन डीजल ये तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम ही होते हैं। मीथेन जो 50,000 हीट प्रोड्यूस करते हैं, 1 kg। नेक्स्ट CNG, इसमें भी 50,000 है। LPG 55,000 है। देखो बच्चों कितना हीट रिलीज करते हैं। सो वी प्रेफर LPG। नेक्स्ट बायोगैस 35 to 40,000। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन का अमाउंट देखो बच्चों 1,50,000 है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। सो बहुत सारा और रिसर्चर्स करते हैं जो गाड़ी में यूज़ करने के लिए, लेकिन जो हाइड्रोजन को एक डिसएडवांटेज है, इसमें जल्दी आग पकड़ते हैं। सो हाइड्रोजन को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स में। ओके, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। सो ये बर्निंग जो हम फ्यूल्स को जलते हैं, सो इसमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। वो क्या क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। This is the last topic of our chapter number 6. The increasing fuel consumption has harmful effects on the environment. So ये फ्यूल की हम ज़्यादातर फ्यूल यूज़ करते हैं तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। फर्स्ट वन क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. So वुड, कोल, पेट्रोलियम वो सब कार्बन फ्यूल्स है। इसमें क्योंकि उसमें से कार्बन निकलते हैं। सो ये अनबर्न कार्बन जो पूरे फ्यूल्स मेनी ऑफ द सब्सटेंस में जो पूरे कंप्लीट कंबस्टन नहीं होते हैं। सो इसमें से अनबर्न पार्टिकल्स निकल जाते हैं। सो ये अनबर्न पार्टिकल्स हम हम जो ब्रीथ किया है तो हमको रेस्पिरेटरी डिसीज़ का कारण हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिसीज़ क्या क्या है, आस्थमा जैसे कि डिसीज़ हमको हो जाएंगे। नेक्स्ट, incomplete combustion of these fuels give carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. So इनकम्प्लीट कंबस्टन दूसरे गैस को भी रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो एकदम पॉइजनस है। इसमें से जो इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम। जो हम कोई भी रूम के अंदर जो कोल है ना, कोयला बर्न करें तो वो तो बहुत डेंजर है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। सो कोयला वो सब बर्न करने से कौन सी गैस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ए वेरी पॉइजनस गैस निकलते हैं। सो इसी के वजह से हमको मृत्यु के कारण भी हो जाते हैं। What Bujo is saying, oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. इसीलिए हम जो बर्निंग कोल हम कोई भी रूम्स में जो कोई भी रूम में हम सोते हैं तो उधर कोल बर्न नहीं करना है, कोल नहीं जलना है, वो सब हम कहते हैं क्योंकि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, combustion of most fuel releases carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming.
कंबस्टन के बाद कौन से गैस ज़्यादा रिलीज़ करते? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते। सो हमारे एटमॉस्फेयर में हर एक गैस को एक पर्टिकुलर अमाउंट है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो हमारी एयर में एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट among other things in the melting of polar glaciers, which leads to a rise in the sea level, causing flood in coastal areas. Low-lying coastal areas may even permanently submerge under water. So ग्लोबल वार्मिंग में क्या होते हैं? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो सब ग्रीन हाउस गैसेस है, वो सब एक ग्रीन हाउस जैसे क्रिएट करते हैं एटमॉस्फेयर में। सो सन की हीट और लाइट वो तो हमारे अर्थ में आते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जो हीट नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। सो सारे हीट है ना एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। सो इसी के वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होते हैं जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर के ज़्यादा वो टेम्परेचर बढ़ जाएंगी। सो इट विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो पोलार ग्लेशियर्स है ना, इसमें इसकी आइस, जो पोलार रीजन की आइस बर्फ है ना, जो पिघलते हैं, और ये लीड टू द फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। वो समंदर के एरियाज़ में जो ये पोलार ग्लेशियर्स की पिघलने के बाद वो कोस्टल एरिया, सी वाटर, वो सब इसकी लेवल हाई हो जाते हैं, और जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं ना, वो इसकी पूरे एरियाज़ पानी के अंदर डूब रहे हैं, सबमर्ज होते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोर ओवर, सो नेक्स्ट वन इज़ कोल एंड डीजल एक अदर गैस रिलीज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली सफोकेटिंग है, हमको ब्रीथ करने के लिए हमको बहुत नुकसान देते हैं। मोर ओवर, द पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain is called acid rain. Moreover, पेट्रोल इंजन जो इंजिन्स क्या निकलते हैं? ऑक्साइड्स, जो हमारी गाड़ी के इंजन से नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये दोनों की ऑक्साइड्स निकलते हैं, और वो ऑक्साइड्स है ना रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बनते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, वो सब रिलीज़ करते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। सो ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एकदम हार्मफुल है फॉर द क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये सारी चीज़ों के लिए और हमारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए ये गैस बहुत ही हार्मफुल होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7। आपने आपकी क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ाई भी किया है, एसिड रेन क्या है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, कॉमन compressed natural gas, because CNG produces harmful products in very small amount. CNG is a cleaner fuel. So अभी हमारे करंटली हम जो गाड़ीज़ में डीजल और पेट्रोल के अलावा कौन सी गैस यूज़ करते हैं? CNG गैस यूज़ करते हैं। CNG गैस एक नेचुरल प्रोडक्ट है, वो तो नेचुरल गैस है, तो इतना हार्मफुल नहीं है कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। सो CNG इज ए क्लीनर फ्यूल है। नेक्स्ट, हियर यू कैन सी अ बॉक्स. आई एम गोइंग टू रीड दिस वन. For centuries, wood was used as domestic and industrial fuels, but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as fuel because of it easily available and low cost. So पहले हम फ्यूल के तरह क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं। अभी
LPG यूज़ करते हैं ज़्यादा के ज़्यादा लोग, क्योंकि इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज फ्यूल। अभी भी जो रूरल एरियाज़ में, गांव में वुड यूज़ करते हैं या कोल यूज़ करते हैं, क्योंकि LPG की कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं होते हैं, वो गांव के पीपल को जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, नहीं तो वो इसकी अवेलेबिलिटी वो आसानी से नहीं मिलते हैं, इसी की वजह से वो ज़्यादा वुड यूज़ करते हैं। हाउएवर द बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। और वो लकड़ी जलने के वजह से वो स्मोक आते हैं इसमें से, सो इट विल कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ऑल्सो trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as fuel। so हम wood यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, सो हम वो wood के लिए हम trees को कट करते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ trees lead to deforestation, वो डिफोरेस्टेशन के कारण हो जाते हैं विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। आप सबको पता है डिफोरेस्टेशन हार्मफुल है, क्योंकि वो ट्रीज़ नहीं है तो हमको प्योर एयर नहीं मिलते हैं ब्रीथ करने के लिए। मोर ओवर फ्रूट्स नहीं मिलते, वेजिटेबल्स नहीं मिलते, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। Okay children, so I hope you all have understood that chapter very well. Okay, so see you in the next class. Have a nice day.